हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत में लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर। दरअसल पिछले कल शाम आते आते दुनिया के 110 से भी ज्यादा देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में किंग्स और रूलर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, भारत में जितने भी एम्बेसडर्स हैं उन सब ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए बधाई दी है। कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने तो प्रधानमंत्री मोदी जी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी। एंड ये लीडर्स हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन कॉल के ऊपर बात करके बधाई दी। आज की सेकंड अपडेट भी प्रधानमंत्री मोदी से रिलेटेड है। अब ये तो हमको पता चल गया कि दुनिया के 110 से भी ज्यादा देशों ने पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश दिया, लेकिन भारत के लिए इंपॉर्टेंट कुछ मुख्य देशों की बात कर लेते हैं जिनके हेड्स ने अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को बधाई नहीं दी है। इनमें सबसे पहले है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर जो कि हर दूसरे घंटे ट्वीट करते रहते हैं, उसके बाद टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान, अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फिर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। हालांकि चाइना की तरफ से उनके विदेश मंत्रालय और एम्बेसडर्स ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को बधाई संदेश दे दिया है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस समय 5 दिन के लिए चाइना के दौरे के ऊपर है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का खुद ही प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश न देने का पीछे का कारण हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना को लेकर एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है जो सीधा ही वन चाइना पॉलिसी के ऊपर जाकर लगा है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत कौन कौन से देशों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करेगा। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी उस समय सार्क देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था। सार्क में भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, यानी इन सब देशों के हेड 2014 में भारत आए थे। उसके बाद साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों के हेड्स को इनवाइट किया था, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आते हैं। इस बार माना जा रहा है कि भारत एक बार फिर से अपने पड़ोसी देशों के हेड्स को ही शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करेगा। बांग्लादेश, भूटान, मॉरिशस और श्रीलंका ने तो कंफर्म कर लिया है कि उनको भारत की तरफ से इनवाइट किया गया है। अब बाकी कौन कौन से देशों को इनवाइट किया जाता है ये कल तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि परसों यानी कि 8 जून को माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और ताइवान को लेकर। जैसा कि मैंने आपको पिछले कल बताया था कि ताइवान में जो नए प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं लाई चिंगते, इन्होंने पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी को खुद ही बधाई संदेश भेजा था। लाई चिंगते ने जो ट्वीट किया था ये किसी भी ताइवान के प्रेसिडेंट की तरफ से कोई पहली बार किया गया ट्वीट नहीं था, बल्कि ताइवान की पिछली प्रेसिडेंट साई इंग वेन भी कई मौकों के ऊपर भारत और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को टैग करते हुए उनके लिए ट्वीट किया करती थी। लेकिन वन चाइना पॉलिसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी ताइवान की गवर्नमेंट या उनके प्रेसिडेंट के किसी भी ट्वीट का जवाब कभी नहीं देते थे। हाल ही में जब ताइवान के नए प्रेसिडेंट लाई चिंगते ने शपथ ली थी उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कांग्रेचुलेट नहीं किया था, मगर पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी ने सारे जियोपॉलिटिकल पंडित्स को हैरान करते हुए ताइवान के नए प्रेसिडेंट लाई चिंगते के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए रिप्लाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ताइवान के प्रेसिडेंट को कहा कि प्रेसिडेंट लाई चिंगते, आपके बधाई संदेश के लिए धन्यवाद। मैं म्यूचुअली बेनिफिशियल यानी दोनों देशों के लाभ के लिए आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में काम करने के लिए ताइवान के साथ करीबी संबंध बनाने के ऊपर काम करूंगा। हालांकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मैसेज में ताइवान नाम का यूज नहीं किया, ना ही ये लिखा कि ताइवान के प्रेसिडेंट, लेकिन वाकई में भारत की फॉरेन पॉलिसी में इस चीज को एक बहुत ही बड़े शिफ्ट के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्टली ताइवान के प्रेसिडेंट को कभी एड्रेस किया है। इसलिए माना जा रहा है कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट में भारत और ताइवान के बीच और भी करीबी संबंध देखे जा सकते हैं। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के 5 बजे और अभी एक एडिटिंग टीम के पास जाएगा। अभी तक चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी तरफ से खुद ही बधाई संदेश नहीं दिया है। अब देखना ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते के बीच जो ये मैसेज एक्सचेंज हुआ है इसको लेकर चाइना का क्या रिएक्शन रहता है, हम उसको भी कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका की वेपन डील को लेकर। आपने शायद ये सुना होगा कि गलवान घाटी की घटना के बाद भारत ने अमेरिका से 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स लीज के ऊपर लिए थे, यानी रेंट पर लिए थे, और बाद में इन दोनों की लीज और भी एक्सटेंड कर दी गई थी। इंडियन आर्म फोर्सेस को इन ड्रोन्स की सख्त जरूरत है और ये जरूरत सबसे ज्यादा तब महसूस हुई जब चाइना के साथ हमारा अचानक ही गलवान घाटी की घटना में वहां पर एक स्टैंड ऑफ हुआ था।
फरवरी में अमेरिका के साथ कोई डील साइन ना करनी पड़े, इसलिए तब भारत की सरकार ने इमरजेंसी में अमेरिका से 2 MQ-9 ड्रोन्स लीज के ऊपर ले लिए थे। अब इसी डील को लेकर खबर आ रही है कि MQ-9 भी ड्रोन्स बनाने वाली जनरल एटॉमिक्स और यूएस गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स की टीम यानी कि पूरा एक लंबा डेलीगेशन भारत आ गया है। एंड दोनों देशों के बीच इस ड्रोन डील को लेकर ये फाइनल नेगोशिएशंस न्यू दिल्ली में चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से 31 की संख्या में MQ-9 भी प्रीडेटर ड्रोन्स लेना चाहता है, 15 इंडियन नेवी के लिए और 8 इंडियन आर्मी और बाकी के 8 इंडियन एयरफोर्स के लिए। खबर आ रही है कि इन ड्रोन्स के साथ इनके ऊपर फिट होने वाली हेलफायर मिसाइल्स, स्मॉल डायमीटर लेजर बॉम्ब्स और लीथल एम्यूनिशन भी डील में शामिल है। लेकिन ये डील 3-4 साल लेट होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इन ड्रोन्स की कॉस्ट। अमेरिका इन 31 ड्रोन्स के लिए 3.99 यानी ऑलमोस्ट $4 बिलियन की डिमांड कर रहा है और प्राइस के ऊपर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अड़ गया है, यानी भारत को कोई भी डिस्काउंट देने से इनकार कर रहा है। इसलिए ये डील इतने लंबे समय से अटकी है। लेकिन अब माना जा रहा है कि भारत सरकार $4 बिलियन पे करने के लिए भी रेडी है, बशर्ते अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स इन ड्रोन्स में भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस कर दे, जैसा कि हमने फ्रांस से राफेल परचेज करते वक्त राफेल फाइटर जेट्स में करवाए थे। अगर भारत आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर ऑर्डर प्लेस करता है तो इन ड्रोन्स की डिलीवरी साल 2026 में स्टार्ट हो जाएगी। DRDO पिछले कई सालों से अपने ड्रोन्स की टेस्टिंग और ट्रायल्स में बिजी है, इसलिए हमें ये अमेरिका से ड्रोन्स परचेज करने पड़ रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूंगी, आगे चलकर नवंबर महीने में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं एंड उससे ठीक 2 महीने पहले 10 सितंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, वहां पर UN जनरल असेंबली का 79th सेशन स्टार्ट होना है, जिसमें सभी देशों के हेड्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स वहां पर आकर संबोधित करते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस साल UN जनरल असेंबली का सेशन खुद ही अटेंड करने के लिए जाते हैं, यानी अमेरिका की यात्रा करते हैं, तो वहां पर वो न सिर्फ इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे, UN जनरल असेंबली में अपनी स्पीच देंगे, बल्कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ भी एक मीटिंग होगी और हो सकता है कि वहां पर ये MQ-9 भी प्रीडेटर ड्रोन्स की डील दोनों देशों के बीच साइन हो जाए। आज की 6th अपडेट आ रही है पिछले फाइनेंशियल ईयर साल 2023 से 24 में FDI को लेकर। भारत सरकार ने एक डेटा जारी किया है जिसके मुताबिक मार्च 2024 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था, उसमें भारत में $70.9 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, यानी ऑलमोस्ट $71 बिलियन। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ भी कुछ गिने चुनी स्टेट्स का ही बोलबाला है। दरअसल इस $71 बिलियन की FDI में से 88% FDI केवल 5 स्टेट्स और UT में आई है। सबसे टॉप के ऊपर है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में 30%, सेकंड नंबर के ऊपर कर्नाटका में 22%, थर्ड नंबर के ऊपर गुजरात में 17%, जबकि दिल्ली में 4th नंबर के ऊपर 14% और तमिलनाडु में 5%। अब आप खुद ही सोचिए, बाकी की जो 24 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर बाकी की 12% FDI आई है। आई होप कि आगे आने वाले सालों में देश की सभी स्टेट्स और यूटीज के बीच में कंपटीशन थोड़ा और बढ़े और ये डिफरेंस कम हो, ताकि सभी स्टेट्स निवेश लाने में सफल हों, वरना ये राज्य लगातार अमीर होते रहेंगे और बाकी के वहीं के वहीं। आज की 7th अपडेट आ रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK से, जिसको पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर कहता है। दरअसल लोकसभा चुनावों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक बार फिर से जीतने के ऊपर कई सारे देश परेशान हैं, लेकिन पिछले कल ये नाराजगी देखी गई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वहां के लोगों के बीच। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पिक्चर आ रही है। दरअसल पिछले कल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ वहां पर सड़क के ऊपर निकलकर एक बहुत ही लंबी रैली निकाली थी और इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कई सारे अपशब्द बोले गए, भारत के खिलाफ नारे लगाए गए और इस रैली के ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि मोदी के जीतने से भारत और कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर अब और भी अत्याचार होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है और नरेंद्र मोदी खुद ही साउथ एशिया में शांति के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारी बकवास की। ऑब्वियसली है कि ये रैली ऑर्गेनाइज करने के लिए ऊपर से इनको पैसा आ गया होगा। इसके पीछे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI या फिर पाकिस्तानी आर्मी होगी, वरना जो ये साउथ एशिया का बैनर लेकर घूम रहे हैं, इनको तो वर्ल्ड मैप के ऊपर ये भी नहीं पता होगा कि कौन सा रीजन साउथ एशिया कहलाता है। आज की 8th अपडेट आ रही है वेस्ट इंडीज से। इस साल का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज ये दोनों देश जॉइंटली होस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर सारे मैच सुबह 10 बजे के करीब और दिन में हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी कई देशों के व्यूवर्स को थोड़ी परेशानी हो रही है। भारत में बैठे सभी व्यूवर्स ये मैच शाम को आराम से प्राइम टाइम के ऊपर देख सकते हैं। इसी को लेकर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के CEO जॉनी ग्रेव की एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने मैचेस के टाइमिंग को लेकर कहा है कि हम सबको पता है कि क्रिकेट का मेजॉरिटी रेवेन्यू एक ही मार्केट से आता है और वो है भारत, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये देखा जाए कि भारत में प्राइम टाइम कब है, फिर उसके बाद हम अपने देश का टाइम देखें और फिर दोनों में तालमेल बनाने की कोशिश करें। यानी पैसा कमाना है तो भारत को तो कंसीडर करना पड़ेगा। वैसे ये पहली बार है जब किसी क्रिकेट बोर्ड ने ओपनली ये माना है कि क्योंकि भारत इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, इसलिए वो भारत के व्यूवर्स का ध्यान रखेंगे। आज की 9th अपडेट आ रही है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल को लेकर। दरअसल रिपोर्ट्स आ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें पिछले 5 सेशंस में 8% तक गिर गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल का करंट प्राइस
$77.6 पर बैरल हो गया है। इसके साथ ही जो WTI ग्रेड होता है उसका $75 पर बैरल, और जो रशियन क्रूड ऑयल है वो हमें $70 से भी कम प्राइस के ऊपर मिल रहा है, क्योंकि वो डिस्काउंट पे मिल रहा है। आई होप कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी लाएं, इनको कम करें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब भी क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक से बढ़ती हैं तो सबसे पहले भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है तो उसका बेनिफिट भारत के आम लोगों को कभी नहीं दिया जाता है। उस समय भी तो आम आदमियों को राहत मिलनी चाहिए और पेट्रोल डीजल उस समय सस्ता हो जाना चाहिए, जो कि हमने कभी नहीं देखा है। आज की 10th अपडेट आ रही है अमेरिका और इजराइल को लेकर। दरअसल खबर आ रही है कि इजराइल ने अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी के साथ 25 की संख्या में 5th जनरेशन के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की एक नई डील साइन की है, जिसकी कीमत है $3 बिलियन। इजराइल पहले भी 50 की संख्या में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है, और इस डील के बाद अब इजराइल के पास टोटल 75 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हो जाएंगे। आपको याद दिला दूं कि भारत के पास एक भी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट अभी नहीं है, जबकि टर्की ने भी अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप करके उसके ट्रायल्स करना स्टार्ट कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।